हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एनसीईआरटी जितने भी है वो सब आपको कराने वाली हूँ। तो मैं आपको करा रही थी क्लास 6 की नहीं सॉरी क्लास 7th की जो भी एनसीईआरटीज़ थी वो मैं आपको कराने वाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साथ साथ आपका ले रही हूँ जो समरी है इंग्लिश में, वो मैं आपके साथ साथ करा रही हूँ। उसके साथ साथ मैथ शुरू करने वाली हूँ। साइंस में हम हिंदी मीडियम की साइंस हम करने वाले हैं। तो उसमें जो मेरा चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है पादपों में पोषण। तो पादप क्या होते हैं? पौधे। और पोषण क्या होते हैं? पोषण या फिर पोषक के पदार्थ क्या होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो सभी जीवों के लिए आवश्यक होते हैं। तो पादपों में पोषण हम पढ़ने वाले हैं कि पादपों को जो पौधे होते हैं उनको क्या क्या चाहिए पोषण में। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं शुरू हमारा लेसन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पढ़ा है 6th क्लास में कि जो भोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो भोजन के घटक कौन कौन से यहाँ पे? तो भोजन के घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, तो खनिज, ये सब किसके घटक है? ये सब भोजन के घटक हैं। तो जो भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे हम पोषक। पोषक किसको कहेंगे? जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भोजन के घटक हैं वे हमारे हो जाएंगे पोषक। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। अब देखो, अब जो भोजन है मतलब सभी जीवों की भोजन की आवश्यकता होती है। इस आधार पर हम जो जितने भी जीव हैं उनको कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और दूसरा वो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, जो कि दूसरों पर डिपेंड है अपने भोजन के लिए। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वपोषी। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, और विषमपोषी जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, दूसरों पर निर्भर रहेंगे। तो वे जीव क्या हो जाएंगे? विषमपोषी। अब यहाँ पे देखो, जो हमारे प्लांट है, जो पौधे हैं हमारे, जो पादप हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन पौधों के सिवा, पौधों के अलावा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपना भोजन स्वयं बना सकता हो। अब आप सोच रहे हो कि स्वयं कैसे, किस प्रकार से स्वयं बना सकते हैं? अब देखो, जो हम इंसान हैं, हम अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? नहीं, हम अपना भोजन नहीं बना सकते। हमें भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें भोजन बनाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, जो कि हमें पौधों से मिलता है। जैसे कि गेहूँ है, कोई सब्जी है, फ्रूट्स हैं, जितने भी हैं सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है? मसाले हैं, तो हमें सब कुछ कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। ठीक है, जो प्लांट है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और उनका भोजन हम लेते हैं। तो हम भी क्या हुए? हम हो गए यहाँ पे विषमपोषी। तो वे पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से किस पर निर्भर है? पादपों में यहाँ पर निर्भर है। अब देखो, पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है? पादपों में पोषण की क्या विधि है? पादप क्या होते हैं? पौधे हैं यहाँ पे। तो पादप ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। अब देखो, हमने 6th क्लास में, हम बचपन से, जैसे कि हमने 3rd क्लास से, 3rd स्टैंडर्ड से, 4th स्टैंडर्ड से हम ये पढ़ते आ रहे हैं, जो पौधे हैं वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पौधे, हमने देखा है, पौधे प्रकाश संश्लेषण की हेल्प से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। वे सभी पदार्थ उनके परिवेश में ही उपलब्ध होते हैं। जो पौधे होते हैं उनकी शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। अब देखो, जो पोषक पदार्थ हैं उनका क्या लाभ होता है? क्या काम करते हैं पोषक पदार्थ? पोषक पदार्थ होते हैं, जो पोषक पदार्थ हैं वो सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखो, जो जितने भी मतलब पौधे में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वे सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो उनके लिए क्या आवश्यक है? उनके लिए आवश्यक है ऊर्जा। ठीक है, तो जो भोजन है वो क्या देता है? ऊर्जा भी देता है। जो पोषक पदार्थ है वे क्या दे रहे हैं? पौधे वो ऊर्जा दे रहे हैं, ताकि वो पौधा अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो अच्छे से कर पाए। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। अब ये देखो कि पोषण किसको कहते हैं। हम सपोज करो कि हमने खाना खाया, तो खाना खाने से हमें क्या मिली? हमें मिला ग्लूकोज मिला। मतलब जो खाना था उससे हमें क्या मिला? ग्लूकोज मिला, एनर्जी मिली। उस एनर्जी को, जो ग्लूकोज था, जो ग्लूकोज है हमारा, ठीक है, वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज में हमने क्या ली? साथ में ऑक्सीजन ली। ग्लूकोज जला, किसके प्रेजेंस में जला? ग्लूकोज जो हमारी ऑक्सीजन थी वो दोनों बर्न हुई, और बर्न होकर वहाँ से क्या निकल रही? CO2 निकल रही है, प्लस क्या निकल रही? एनर्जी। और उस एनर्जी के उपयोग से हम क्या कर पा रहे हैं? उस एनर्जी के उपयोग से हम जितनी भी एक्टिविटीज़ है रोज़मर्रा की वो सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार जो सजीवों में भोजन ग्रहण करना है और जो उसका उपयोग हमने किया है भोजन का, उसकी जो विधि है उसको कहेंगे पोषण। ठीक है,
अब देखो पोषण क्या है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हुए क्या हो जाएंगे, वे हो जाएंगे स्वपोषण। स्वपोषण मतलब जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वे हो जाएंगे स्वपोषण। और जैसे कि जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है, जो दूसरे पौधों पर दूसरों पर डिपेंड भी हो जाएंगे विषमपोषी। जैसे कि हम इंसान हैं, हमें इंसानों के लिए हमें इंसान क्या अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, हमें प्लांट्स से चाहिए, हमें वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट चाहिए। ठीक है, तो उनसे हम भोजन बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली अपना भोजन नहीं बना सकते कि हम जैसे प्लांट बना रहे हैं तो वैसे हम बना ले, वैसे हमें कैपेबिलिटी नहीं है। तो हम भी क्या है, हम एक विषमपोषी जीव हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं वो कहाँ हैं। जो पादप होते हैं, पत्ते होते हैं, जो हमारे प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, तो उनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ होती हैं। जो उनकी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ मतलब जो उसके जो लीव्स हैं, लीव्स जो उनके पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ पे हमारी होती हैं खाद्य फैक्ट्रियाँ, किसकी, पादपों की होती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पत्ते का जो शीर्ष है, जो ढक्कन है, वो घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके होते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के द्वारा कीट इसमें फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप क्या कहलाएंगे, कीट भक्षी पादप। अब देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। विनस फ्लाई ट्रैप, देखो आप ये एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, विनस फ्लाई ट्रैप और ये है संडुयु कीटभक्षी प्लांट। तो ये दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब इन दोनों को जरूर से याद रखना। अब देखो हम आगे बात करते हैं मृतजीवी। अब देखो मृतजीवी, ध्यान से याद करो इस वर्ड को, दिमाग में बिठाओ कि मृतजीवी क्या होते हैं। मृतजीवी क्या हो जाएंगे, ऐसे जीव जो अपना भोजन किससे ले रहे हैं, गले सड़ी चीज़ों से ले रही है। मृत मतलब मरे हुए, जीव मतलब जो उनसे भोजन लेंगे, मृत जीवी। अब देखो हमने क्या मशरूम को देखा होगा, मशरूम या फिर हमने वर्षा के दिनों में देखा है कि जो गली सड़ी चीज़ें होती हैं या फिर जो पौधों की छाल होती हैं उसमें कुछ छाते के समान संरचनाएं हमने देखी होंगी, जिसको हम बोलते हैं कि नाक की छतरी, समथिंग लाइक दैट। तो अब इन्हें पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, तो बात करते हैं इनकी। तो जैसे कि हमने देखा है कि जैसे कि हमारा बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, तो जो ब्रेड होता है उस पर कई बार फंगस लग जाती है। मतलब उस पर जो बोलते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे उसको, फंगस वहाँ पे लग जाती है, कवक लग जाती है, फंजाई लग जाती है, उसको हिंदी में बोलेंगे। तो लग जाती है और वो ग्रीन ग्रीन सी दिखती है हमें, तो हम बोलते हैं कि ब्रेड ख़राब है, इसको खा नहीं सकते। तो ये जो रुई के धागे जैसी संरचनाएं दिख रही ग्रीन ग्रीन सी, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कवक या फिर फंजाई बोलेंगे। इनकी पोषण प्रणाली तथा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और उसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देती है। अब देखो यहाँ पे दिखा, ये ब्रेड कैसा हो गया, बिल्कुल ही ग्रीन हो गया, मतलब कि हम बोलते फूई लग गई। जैसे अचार होता है, मुरब्बा होता है, जो अचार होता है, या फिर जो गीले कपड़े होते हैं, तो रेनी सीजन में कई बार जो गीले कपड़ों में भी स्मेल आती है और उन पर भी फंगस लग जाती है, आपने देखा होगा मोस्टली ग्रीन ग्रीन कलर की। तो क्या ये होती कवक, फंजाई, तो ये यहाँ पे लग जाती है। अब देखो इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्रदान प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण। मतलब कि पोषण की ऐसी प्रणाली जिसमें कोई भी जीव किसी गले हुए पर, किसी मृत पर उनसे अपना पोषण ले रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। अब देखो मृतजीवी किसे कहते हैं, मृतजीवी पोषण प्रणाली का जो भी जीव इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहेंगे मृतजीवी। सपोज कि जैसे कोई भी एनिमल लगा लो, कोई भी एनिमल है, डॉग लगा लो, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ होती है तो 2-4 दिन उसमें से बदबू आती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो मिट्टी बन जाता है। जो बदबू आ रही है ना, तो जो कुछ जीव होते हैं जो गल गया, सड़ गया, मर गया, तो उनसे जो अपना पोषण ले रहे हैं और पोषण लेके क्या किया, उसको क्या बना दिया, मिट्टी बना दिया। ठीक है, तो एक तरह से उनसे पोषण लिया, तो वे जीव क्या कहलाए, मृतजीवी। और साथ साथ उन्होंने क्या किया, सफाया भी कर दिया, किसका, उस जीव का सफाया कर दिया, उसको मिट्टी बना दिया, एकदम से शुद्धिकरण वहाँ पे कर दिया, तो उसे बोलेंगे विघटनकारी जीव। तो इसे क्या कहेंगे, मृतजीवी कहेंगे ऐसे जीवों को। ठीक है, तो यहाँ पे साथ साथ हम देखते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या होंगे, जिसमें जीव मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व लेगा, तो उसे कहेंगे मृतजीवी
पोषण। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कौन उगते हैं? जो हमारे फंजाई होती है, कवक होती है, इन सब चीज़ों पर उग जाते हैं। ये उन स्थानों में उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। थोड़ी सी नमी मिली, थोड़ी सी जैसे उष्ण मतलब थोड़ी सी गर्मी सी हुई, जैसे इनका थोड़ा सा दिन में सर्वाइव कर पाते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट मिलते ही ग्रो हो जाते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट हो जाती है, अनुपयोगी हो जाती है, वो खाने के लायक नहीं रहती। हमने देखा होगा सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में होते तो हैं, लेकिन देखो वायु में बहुत सारे जीव हैं, उनके बहुत सारे जो बीजाणु हैं वायु में वो घूम रहे इधर उधर, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनको उनका एनवायरनमेंट मिलेगा तो वैसे ही वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो जो कवक होते हैं, जो फंजाई है, उनके लिए बेस्ट सीज़न कौन सा है? रेनी सीज़न। थोड़ी सी नमी मिली, थोड़ी सी हीट मिली तो उगना शुरू कर देते, ग्रो करना शुरू कर देते और अंकुरित होकर क्या करेंगे? नए कवकों को जन्म देंगे, ठीक है। तो अब देखो कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा कुछ अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इन्हें हम कहेंगे सहजीवी संबंध। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, कुछ जीव होते हैं कि जो भोजन बना सकते हैं, कुछ हो सकते हैं जो भोजन नहीं बना सकते, उनके पास आश्रय होता, रहने की जगह होती है, मतलब जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। भाई जैसे कि मैंने खाना बना लिया और भाई और मैंने खाना बनाता है और किसी के पास जगह है तो मैं खाना उसके लिए बना के दे दूँगा, मैं उसकी जगह में रह लूँगा। तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे? सहजीवी संबंध। अब ये संबंध इंसानों के अलावा ये संबंध कहाँ पे होता है? ये संबंध होता है पौधों में। तो अब बात करेंगे उन पौधों की जो इस तरीके से सहजीवी संबंध में रहते हैं। देखो जो कुछ कवक होते हैं, कवक कहाँ रहेंगे? वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। जो वृक्ष है वो कवक को क्या दे रहे हैं? पोषण दे रहे हैं और बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए संबंध का विशेष महत्व है। अब देखो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं। अब देखो हम लाइकेन बोलते हैं, लाइकेन किसको बोलते हैं? लाइकेन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है शैवाल, दूसरा होता है कवक। शैवाल और कवक। अब देखो शैवाल जो होती है, काई होती है हरे रंग की, जो ग्रीनिश दिखती है हमें, पानी में दिखती है, उसमें क्या होता है? उसमें होगा क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल आपको मैंने बताया था क्लोरोफिल होता है तो वो सनलाइट को ऑब्जर्व करने में मदद करता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक शैवाल को क्या दे रहा है? कवक शैवाल को रहने का स्थान दे रहा है और जो हमारा शैवाल है वो क्या कर रहा है? वो क्लोरोफिल की मदद से भोजन बना रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों में जो संबंध है इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम सहजीवी संबंध। और इन दोनों के संबंध को कहते हैं हम लाइकेन। अब देखो जो कवक है उस शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में जो शैवाल है वो क्या कर रहा है? शैवाल के पास क्या था? शैवाल के पास था क्लोरोफिल और क्लोरोफिल से उसने क्या किया? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा से खाद्य को संश्लेषित कर दिया और उसको किसको दे देगा? वो दे देगा उसको कवक को, ठीक है। अब बात करते हैं कि मृदों में पोषकों की पुनः आपूर्ति किस प्रकार होती है। अब पौधे थे, पौधों ने जो पोषक पदार्थ उसको मिट्टी में से चूस लिया, ग्राइंड कर लिया, तो मिट्टी में एकदम से कमी हो जाएगी पोषक पदार्थों की। तो मिट्टी की आपूर्ति कैसे होती है उन पर अब बात करेंगे। एक तो देखो आपने किसानों को देखा होगा अक्सर कि वो उर्वरक डालते हैं, जैसे गोबर का खाद हो गया, यूरिया वगैरह डालते हैं, कुछ तो उससे हो जाती है मिट्टी में जो भी पोषक पदार्थ उनकी आपूर्ति। दूसरा अब बात करते हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन की आपूर्ति कैसे होती है। वैसे तो देखो एनवायरनमेंट में बहुत सारी नाइट्रोजन आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही होती है, लेकिन पौधे प्लांट उसका डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते। अब देखो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था बीच में कि जो दलहनी फसलें होती है, मतलब जो ऐसी फसल जो मटर के रूप में होती है, ठीक है, जैसे दाल है, चना है और कोई भी दाल हो गई, चने हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो फसल है, मूंग है, सेम है, जो फलीदार फसलें होती, फलीदार जिनको फलियाँ लगती है, तो ऐसे पौधों की जड़ों में एक जीवाणु होता है जिसको बोलते हैं हम राइजोबियम। अब जो राइजोबियम है वो क्या करेगा? वो पौधे को देगा नाइट्रोजन और जो पौधा है उसको क्या देगा? पौधा उसको देगा रहने की जगह, कहाँ पर? अपनी जड़ों में। तो इससे क्या होती है? इससे हो जाती है मिट्टी में नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी और किसानों को मिट्टी में यूरिया डालने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से हो जाती है इसमें ज़रूरत पूरी। तो अब यहाँ पे ये हो गया हमारा लेसन कंप्लीट। आपने क्या सीखा? देखो जितने भी ये पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी करा देती हूँ मैं।
सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा के प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद है। उत्पाद का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में वैसे बनता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। इसका मतलब है कि जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है, सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ पर अब्जॉर्ब करता है, पत्तियों में अब्जॉर्ब करता है। और कौन सी प्रक्रिया द्वारा करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें वो कर लेता है, जो सौर ऊर्जा को इकट्ठा कर लेता है। अब यहाँ पे देखो, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है, मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। मतलब उस प्रक्रिया में पौधों में से ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखो, कवक एवं पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अब देखो, मृतजीवी मैंने आपको बताया था क्या होते हैं मृतजीवी, जो गले सड़ी चीज़ों से अपना भोजन लेते हुए मृतजीवी हैं। और अमरबेल क्या है, एक पादप परजीवी है, मतलब प्लांट है लेकिन फिर भी परजीवी है, मतलब दूसरों पर आश्रित है। वे प्रपोषी पादप से बना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब वे दूसरों से अपना भोजन लेंगे। और कुछ पादप वन्य जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, वे क्या कहेंगे, विषमपोषी होंगे। देखो जो पॉइंट होते हैं ना, आपने क्या सीखा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं ना कहीं, तो आप इनको एक बार से जरूर रीड कर लिया करो, क्योंकि इनमें से भी आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ साथ क्या कीजिएगा, इस वीडियो को अपने जो दूसरे आपके जो मित्र हैं उनसे शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं आपको सारे जैसे मैंने आपको कराया तो सारे लेसन आपको मैं सेम टू सेम कराने वाली हूँ साइंस की। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल के जो आइकन है उसको ऑन कर लीजिए, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, तो हम यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम क्या कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। खाद्य फैक्ट्री का मतलब होता है जो कुछ भी बनता है वो कहाँ पर बनेगा, पत्तियों में बनेगा। भोजन जो भी हमारा बन रहा है वो यहाँ पे बनेगा पत्तियों में। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। अब कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं, जो कच्चे पदार्थ वो हैं जो कि पत्ते को, जो पत्तियों को किस में चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में चाहिए, जो कि भोजन बनाने के लिए अति आवश्यक पदार्थ हैं, जैसे कि जल है, खनिज है, और जो खनिज है जो जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, और जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारी चीज़ें किस कहाँ तक पहुँचनी चाहिए, सारी चीज़ें पौधों में पत्तियों तक पहुँचनी चाहिए। अब कैसे पहुँचेगी, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब देखो, पौधे को क्या क्या चाहिए, प्लांट को क्या क्या चाहिए, भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, खनिज चाहिए, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए, ये प्रकाश चाहिए, सनलाइट जिसको बोलते हैं, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की मदद से क्या बनता है, इन सारी चीज़ों की मदद से बनता है क्या बनेगा, इन सारी चीज़ों की मदद से बनेगा हमारा क्या बनेगा, भोजन बनेगा। कहाँ पर बनेगा, पौधों में बनेगा, पौधों की पत्तियों में बनेगा। अब देखो, जो ये प्लांट था यहाँ पे जो प्लांट की पत्तियाँ थी, तो वहाँ पे जो गैसेज हैं, जो गैस है उसका एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि CO2 अंदर जा रही है और ऑक्सीजन निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, पौधों में से निकल रही है। तो कहाँ से निकल रही है, वो निकल रही है लीव्स में। और लीव्स में कहाँ से निकलेगी, लीव्स में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, मतलब छोटे छोटे होल होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये छिद्र, इनको क्या बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे इनको रंध्र, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ तक पहुंच जाएगी, जैसे कि हमारे शरीर में ये जो नलियाँ होती, शिराएँ होती, धमनियाँ होती, जिनमें खून बह रहा होता है, तो ऐसी ही सेम प्लांट में क्या होती, वाहिकाएँ होती नलियाँ, ठीक है। तो ये वाहिकाएँ नली जैसी होती हैं, और ये कहाँ पर फैली होंगी, जड़, तना, शाखाओं में पत्तियों तक फैली होती है। तो ये सारी ये सारी जो भी हमारा जल, खनिज, लवण जो कुछ भी है, कहाँ तक पहुँचा देगी, पौधों की पत्तियों तक पहुँचा देगी।
और उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं, पत्तियों में एक हरे रंग का वर्णक होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिसे क्या कहेंगे हम, क्लोरोफिल कहेंगे। और क्लोरोफिल का क्या काम है, हम ध्यान से सुनना मेरी बात। जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। अगर क्लोरोफिल पौधों में नहीं होगा तो जो सूर्य का प्रकाश है वो उसको पौधे संग्रहित नहीं कर पाएंगे, उसको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। क्लोरोफिल है तो जो सूर्य का प्रकाश है वो एब्जॉर्ब कर पा रही है, कौन, पत्ते, पौधे एब्जॉर्ब कर पा रही है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब, संग्रहण नहीं कर पाएंगे। कौन नहीं कर पाएंगे, जो पौधा है, जो पौधे की पत्ती है वो नहीं कर पाएगी प्लांट में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा और फिर भोजन नहीं बन पाएगा। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो अब समझ में आया कि जो सूर्य का प्रकाश है वो क्यों जरूरी होता है। सूर्य का प्रकाश इसलिए आवश्यक होता है। अब आगे देखते हैं, तो इस प्रक्रम को हमने क्या कहा, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा, प्रकाश संश्लेषण हमने इसको कहा। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है, जल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल यहाँ पे हमारा आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश यहाँ पे आवश्यक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे आवश्यक है। तो इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। जो खाद्य है उसके रूप में कहाँ संचित हो जाएगी, पादप में हो जाएगी। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। जो मतलब ये लगा लो, जो भी जीव है उसके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, आप जैसा कि हम सब जानते हैं, जो सूर्य है, सूर्य से सबको एनर्जी मिल रही है। तो अब यह याद रखेंगे कि सूर्य के लिए सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। अब यहाँ पे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। मैंने जैसे आपको बताया था, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। खाद्य उपलब्ध नहीं होगा तो जो भी जीव जंतु पौधे जो प्लांट पे डिपेंड है तो क्या होगा, वो सब उस पर डिपेंड नहीं हो पाएंगे। मीन्स कि उनको भोजन नहीं मिलेगा और वे फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और धरती पर जो पृथ्वी है इस पर जीवों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पौधे होते हैं हमारे, प्रकाश संश्लेषण के वक्त पौधे क्या करते हैं, हमारी जो जिसको हम छोड़ते हैं, हम क्या, कौन सी गैस छोड़ रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कौन सी गैस ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। जबकि जो हमारे प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जो हमारी ऑक्सीजन गैस है उसको छोड़ते हैं। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधे जो हमारी गैस छोड़ रहे हैं, कौन सी गैस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन, उसको भी नहीं छोड़ पाएंगे। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी गैस नहीं रिलीज होगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश, हाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ये है। ये प्रक्रम कौन सा है, अब देखो, ये इस प्रक्रम के द्वारा क्या होता है, इस प्रक्रम के द्वारा हमारा प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है, इस प्रक्रम के द्वारा होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, मतलब ऑक्सीजन रिलीज होती है। पौधे इस प्रक्रम में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, जो हमारे लिए, हम जीवों के लिए, हम जो भी जीव हैं धरती पर जितने जीव बचे हुए हैं उनके लिए क्या है, प्राणवायु का काम करती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इंसान जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है अंततः पत्तियों में मड बोलते हैं, स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। अब देखो, ये दिख रहा है यहाँ पे क्लोरोफिल दिख रहा है। क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन रंग का होता है, और यहाँ पे स्टोमेटा छोटे छोटे दिखाए जा रहे हैं, ये द्वार कोशिकाएं। अब देखो ये चीज़ देखो, ये क्या है, ये एक पत्ती है, उसका दिखा रखा है हिस्सा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बीन शेप का कुछ ऐसे करके जो मतलब ऐसे करके हैं, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं रंध्र, स्टोमेटा। ठीक है, तो जो ये सब दिख रही है, रंध्र की क्या है, ये रंध्र की कोशिकाएं हैं। और देखो, और यहाँ से जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ से गैस रिलीज होती है, CO2 यहाँ से अंदर एंटर करती है, और यहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ से निकलेगी हमारी ऑक्सीजन, मतलब O2 यहाँ से निकल रही है, और CO2 इसके अंदर एंटर कर रही है यहाँ से।
इस रंध्र से, तो इसको बोलते हैं स्टोमेटा और इसको हिंदी में बोलेंगे रंध्र। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो अब यहाँ पे देखो, इन्होंने प्रकाश संश्लेषण को दर्शाने के लिए एक चित्र दर्शाया हुआ है। ये प्लांट है, यहाँ पे क्या है, ये पत्ते हैं और पत्तों में क्या क्लोरोफिल है। मैंने आपको बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों की किस में मदद कर रहा है, सौर ऊर्जा को इकट्ठी करने में, अपने अंदर अब्जॉर्ब करने में कौन मदद कर रहा है, क्लोरोफिल मदद कर रहा है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो जो सौर ऊर्जा है वो पत्तियों में इकट्ठित नहीं हो पाएगी और पौधों का भोजन नहीं बन पाएगा। अगर भोजन नहीं बनेगा तो स्टार्च के रूप में इकट्ठा नहीं होगा और फिर वहाँ से वो इंसानों को मिलेगा, ना जीवों को मिलेगा और ना ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और ना ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप में क्या दिया हुआ है, 2 गमले ले रखे हैं, एक को रखा अंधकार में 72 घंटे के लिए, दूसरे को रखा सनलाइट में, और दोनों पत्तियों की में जो आयोडीन का परीक्षण किया गया है, ये क्लास 6 में कराया गया था। तो यहाँ पे उसको नोटिस किया गया है। उस गमले को जिसको अंधकार में रखा 3-4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरी तथा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के रूप में हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। अपनी गीली दीवारों पर तालाब, ठहरे हुए जलाशयों में हरे रंग के जो काई, हमको बोलते हैं काई आ गई, जैसे जोड़ तालाब होते हैं उनमें, तो वहाँ पर हमने काई देखी होगी। और ये क्या है, एक्चुअल में ये कुछ जीव हैं जो ग्रो कर जाते हैं, जो कि शैवाल होते हैं। ठीक है, और इनका रंग हरा होता है। अब इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण ये कैसे दिखते हैं, हरे दिखते हैं। अब देखो, जो शैवाल होते हैं ना, एक्चुअल में ये होते तो जीव हैं, लेकिन जीव प्लस जीव भी हैं, ये पौधे भी हैं, तो इनका मिला जुला मिश्रण है। अब कैसे क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाती हूँ। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे देखो, आपने बढ़ाया कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण के रूप में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। अब बात करते हैं पौधे नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं। देखो, जो पौधे हैं, हमने जैसे सुना होगा, जैसे कि किसान होता है वो खेत में उर्वरक का छिड़काव करता है, तो पौधों को कहाँ से मिल रही है नाइट्रोजन, उस उर्वरक के माध्यम से मिल रही है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारी फलीदार पौधे होते हैं, फलीदार, तो वहाँ पे भी क्या होती है, वहाँ पे भी फलीदार पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन देता है, और वो जो पौधे हैं, फलीदार पौधे, वो उसको क्या देते, आश्रय देते हैं रहने के लिए। आप देखोगे कि पौधों में, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ क्या क्या, किस प्रकार से पोषण हो सकता है। अब देखो, जो कुछ पादप होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं। अब देखो, भोजन नहीं बना सकते तो क्या करेंगे, डेफिनेटली दूसरों का भोजन चुराने वाले हैं वो। ठीक है, तो वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। विषमपोषी प्रणाली का अर्थात है वे उनमें क्लोरोफिल नहीं है, तो क्या करेंगे, वो अन्य पादपों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे जिस पर वो आरोहित होती हैं, मतलब जिससे वो चढ़े होती हैं। आपने ये जो येलो येलो लाइन्स है ये देखी होगी, ये एक्चुअल में कसकटा है। कसकटा मीन्स कि ये अमर बेल है। आपने देखा होगा ये येलो येलो सी रस्सी नुमा बेल आपने देखी हुई कई बार, ये पौधों पर चढ़ी होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो होती है, ये बेल हमारी जिस पौधे पर चढ़ी होती है, इसका जो पूरा न्यूट्रिशन है, जो पूरा पोषण है, उसका चूस लेती है और खुद ग्रो होती जाती है और पौधा लास्ट में सूख जाता है। तो जो इस तरह के पौधे होते हैं जो दूसरों का पोषण चुराते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे परजीवी कहेंगे, और या फिर आप बोल सकते हो परपोषी कहेंगे। ठीक है, तो इन्हें हम कहेंगे परपोषी प्लांट। तो ये क्या है, ये है अमरबेल कसकटा। तो अब आगे चलते हैं। क्या आपने ऐसे पौधों को देखा है कि जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। यस, अब देखो, जो कुछ प्लांट होते हैं जो कि इंसेक्ट होते हैं, मतलब कि जो भी छोटे मोटे कीट मकोड़े हैं, वो उन पे बैठते हैं, तो वो एकदम से मतलब कि ऐसा कुछ लिक्विड छोड़ते हैं, ऐसा कुछ द्रव छोड़ते हैं कि जिससे जो इंसेक्ट होता है उसको वो चिपक जाता है वहीं पे।
या फिर ये कह लीजिए कि उसमें कुछ ऐसा करता है वो कि इंसेक्ट है वो वहीं पे मर जाता है। तो यहाँ पे एक घटपर्णी पौधा दिखाया हुआ है। घटपर्णी पौधे में देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे कि इंसेक्ट है यहाँ पे बैठता है इसके अंदर बैठेगा तो क्या होगा, इसके अंदर बैठेगा तो एकदम से ढक्कन है जिसमें ढक्कन लिखा हुआ है एकदम से बंद हो जाता है और इंसेक्ट इसके अंदर क्या हो जाता है, इंसेक्ट इसके अंदर मर जाता है। तो इसे कहेंगे हम घटपर्णी पौधा या फिर